नमस्कार दोस्तों, स्टडी आई क्यूब 2.5 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन इस क्लास में शामिल हैं। आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर लगाइएगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरबी एलपी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो या फिर जिनका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी छात्रों के लिए ये बेस्ट क्लास रहने वाली है। क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 1 है, यदि मेंडल ने एप्टिव पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। समझ गए आप? वह यह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। लक्षण 2 देखे होंगे आपने, एक प्रभावी एक अप्रभावी। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर आपको पहचान करनी है प्रकाश के प्रकीर्णन की। खतरे के संकेतों का लाल होना, तो ये प्रकीर्णन का उदाहरण है। समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, क्या ये प्रकीर्णन का उदाहरण है? नहीं, ये अपवर्तन का उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन का उदाहरण है। टिंडल प्रभाव, ये प्रकीर्णन का उदाहरण है। सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना भी प्रकाश के प्रकीर्णन का ही एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है। तो यहाँ पर ए, डी और ई जिस भी ऑप्शन में है वही आपके प्रश्न का राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, डी ई ए यही राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बुझे हुए चूने का डैश डैश का उदाहरण है। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया आप जल के साथ कराएंगे तो ये किसका उदाहरण होगा? देखिए क्या प्राप्त होता है हमको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। तो दोस्तों ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे वाला विकल्प, संयोजन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ जीवाणु क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन इन फोल्डिंग में। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ स्थित होता है? प्लाज्मा झिल्ली के इन फोल्डिंग में स्थित होता है। डी विकल्प यहाँ पर राइट है, यानी कि फोर्थ वाला विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत नहीं है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, वायु। तो वायु आपका राइट आंसर रहेगा, अनवीनीकरणीय स्रोत नहीं है ये, जबकि जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी हैं। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, 18 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब का शून्य वोल्टेज आरोपित किए जाने पर इसकी शक्ति क्या होगी? तो शक्ति आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? हमको यहाँ पर आर जो है 18 ओम दिया गया है और वोल्ट आपको वोल्टेज जो है 0 दी गई है। तो शक्ति का जो फॉर्मूला होता है P बराबर V² होता है। तो जब वोल्टेज आपको 0 मिल रही है, यहाँ पर V का मान 0 है, तो R का मान जब 18 रखेंगे आप तो डिवाइड करेंगे तो 0 प्राप्त होगा आपको। तो यानी कि फोर्थ वाला विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, नीचे दी गई कोशिका को पहचानिए। ये आपको फिगर दिया गया है, इसमें आपको कोशिका की पहचान करनी है। हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, तंत्रिका कोशिका का ये उदाहरण है। ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है, पहला विकल्प राइट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, यदि कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो इस क्रिया को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। पहले वाला विकल्प यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, याद कर लीजिए, एग्जाम में सीधे छपने वाला क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 9 है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से आपको क्या होता है? यहाँ पर आपको बताना है कि रिक्त स्थान में क्या आएगा, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन आएगा या फिर इनमें से अन्य कोई विकल्प है? तो राइट आंसर रहेगा तीसरे वाला विकल्प, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपको देखने को मिलेगा, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, एक कार, एक बस और एक ट्रक समान गति से यात्रा कर रहे हैं, किस वाहन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी?
तो वेरी इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर रहेगा तीसरा विकल्प, सबसे भारी वाहन में गतिज ऊर्जा अधिक होगी, सबसे भारी वाहन में। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के एक इकाई है? तो ऊर्जा की यूनिट आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प, यानी कि जूल जो है ऊर्जा की यूनिट होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक कार स्थित अवस्था से 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंच जाती है। कार द्वारा कितनी शक्ति उपयोग की गई है? क्वेश्चन ये है आपका। तो शक्ति आपसे पूछा गया है, अर्थात इसका जो फॉर्मूला होता है P बराबर W/T होता है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? हमको तो यहाँ पर M की वैल्यू दी गई है जो कि 1000 किलोग्राम है, और V की वैल्यू दी गई है आपको 20 मीटर प्रति सेकंड, और T की वैल्यू दी गई है आपको 10 सेकंड। तो यहाँ पर हम दोस्तों T की वैल्यू रख देते हैं 10 सेकंड, परंतु यहाँ पर W की वैल्यू निकालनी है। तो आप जानते हो कि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है, क्योंकि हमको ये प्राप्त है। तो आप यहाँ पर इसको हल कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे आप 1/2 m की वैल्यू रखिए 1000, और दोस्तों v की वैल्यू रख दीजिए 20 दिया गया है। 20 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। फिर आप इसको हल कर लीजिए, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा? 200 आ जाएगा। फिर आप इसकी गुणा कर लीजिए, तो जो k होता है हमारा, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? कार्य कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। तो W कह दीजिए इसको। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप गुणा करेंगे तो W की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी, 2 के आगे आप 5 जीरो लगा दीजिए, और बटे में 10 लिख दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो आउट कर दीजिए। तो हमारे पास बचेगा 20,000 वाट, यानी कि दूसरे वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसी तरह के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नांकित चित्र में एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से एक प्रकाश किरण AB अपवर्तन को दर्शाया गया है। यहाँ पर कोण EOD को निरूपित करता है। तो यहाँ पर आपको ये वाला इतने वाला एंगल बताना है कि क्या हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर विचलन कोण। क्या कहेंगे इसको? विचलन कोण कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने में निम्न में से क्या सहायक होता है? जिससे कि ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आपस में न मिले, इसको रोकने के लिए कक्षकों के बीच भित्ति होती है। तो भित्ति ये सहायक के रूप में कार्य करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर आपका 15 है, जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बीच का कोण डैश होता है तो प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को आप अभी हाल ही में कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा वो डिसाइड हो जाएगा। तो राइट आंसर रहेगा फोर्थ विकल्प, 90 डिग्री का कोण बनता है। प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति बाएं हाथ के नियम में अंगूठा होता है, और चुंबकीय क्षेत्र आपको पता ही है फर्स्ट वाली उंगली दर्शाएगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण जो है देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर आपका 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? अमीबा, मर्ग, जूं या फिर मशरूम? तो डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, मशरूम। मशरूम जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है, फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण ये करता है। प्रश्न नंबर 17 है, दिए गए रासायनिक समीकरण के बाईं ओर ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? तो बाईं ओर आपसे पूछा गया है, तो आप काउंट कर लीजिए, चाहे बाईं ओर से चाहे दाईं ओर से, क्योंकि यह एक संतुलित समीकरण है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन के 2 हैं और 2 यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो 4 आंसर हो जाएगा। पहला विकल्प राइट आंसर है। दाईं ओर भी दोस्तों 4 ही ऑक्सीजन है। ठीक है, संतुलित समीकरण थी ये। प्रश्न नंबर आपका 18 है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है जिनमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं? आप जानते हो कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन जो होते हैं दोस्तों ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्कीन जो होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं,
और एल्काइन भी एज संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट आंसर है। अगर एल्काइन दिया होता तो भी ये भी राइट आंसर होता। ठीक है, पहले वाले में सिंगल बॉन्ड बनता है, दूसरे वाले में डबल बॉन्ड बनता है और तीसरे वाले में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, अमीबा और पैरामीशियम द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रियाओं में मूलभूत अंतर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर अमीबा जो होता है दोस्तों, पहला विकल्प राइट रहेगा। अमीबा कोशिका की संपूर्ण सतह से भोजन को ग्रहण करता है, जबकि पैरामीशियम केवल विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण करता है। अमीबा जो होता है आपका, ये कोशिका की संपूर्ण सतह से भोजन को ग्रहण कर लेता है, जबकि जो आपका पैरामीशियम होता है वो दोस्तों वो क्या है, केवल विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ये क्वेश्चन है 20वां। 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के लिए यदि वस्तु की दूरी 0.6 मीटर है तो उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? आवर्धन का फॉर्मूला आप जानते ही हो कि m बराबर v/u होता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको अवतल दर्पण दिया गया है, फोकस दूरी निकालने का सूत्र भी आप जानते होंगे, 1/f 1/v + 1/u होता है। और फोकस दूरी हम जो है अवतल दर्पण में नेगेटिव में लेते हैं और दूरी जो है वो भी नेगेटिव में काउंट करते हैं। आप इस इक्वेशन से दोनों ही फार्मूले से इस प्रश्न को हल कर लीजिएगा, आसानी से हल हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, ये आपका न्यूमेरिकल टाइप दूसरा क्वेश्चन मिल चुका है फिर से। यदि 6 ओम 9 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित है तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? ये भी आसान क्वेश्चन है। तो समांतर क्रम के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 1/r 1/r1 1/r2 1/r3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 6 9 और 6 दिया गया है, तो आप इसको हल कर लीजिएगा, वेरी इजी हो जाएगा। ठीक है, 1/6। तो यहाँ पर दोस्तों हम एलसीएम ले लेंगे, 6 9 और 6 का जो भी एलसीएम बनेगा उसको हल करेंगे, आर की वैल्यू आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आप इसको कर सकते हो। प्रश्न नंबर आपका 22 है, जन्म नियंत्रण की शल्य चिकित्सा विधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ये अधिक प्रभावी विधियाँ नहीं हैं। डी विकल्प यहाँ पर गलत है। इसमें बंधेकरण प्रक्रिया भी कहा जाता है, इन्हें बंधेकरण प्रक्रिया भी कहा जाता है। पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को और महिलाओं में अंडवाहिनियों को अवरुद्ध कर दिया जाता है। फिर ये कह रहा है कि ये युग्म परिवहन को अवरुद्ध करते हैं और निषेचन को रोकते हैं। कौन सा कथन गलत है? ये अधिक प्रभावी विधियाँ नहीं है, सभी यहाँ पर गलत है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग नहीं है? कांच और साबुन और कागज के विनिर्माण में क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है? हमने तो नहीं सुना है अब तक दोस्तों, ना देखा है। जबकि यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है, टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने के लिए लगाए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका उपयोग होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर तीसरा विकल्प देख लीजिए, खिलौनों और सजावटी सामान बनाने तथा सतहों को चिकना करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग होता है। वायु रोधन व्यवस्था की आवश्यकता वाली रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं में उपयोग में वायु अंतरालों को सील करने के लिए भी जो है इसका उपयोग होता है। तो यहाँ पर डी राइट आंसर था, पहला विकल्प यहाँ पर सही नहीं था। वीडियो का ये 24वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। हमको सही कथन का चयन करना है। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ ऊष्मा और दाब जैसी भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं हो सकते, तो ये गलत है। यहाँ पर अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों की सहायता करते हैं, ये कोई सहायता नहीं करते हैं, गलत है। नेक्स्ट पर आते हैं, फोर्थ विकल्प, एंजाइम जीवाणु या अन्य मर्तजीवी जैव निम्नीकरणीय पदार्थों पर क्रिया करते हैं और उन्हें अपघटित कर देते हैं, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा फोर्थ वाला विकल्प। प्रश्न नंबर आपका लास्ट है जो कि 25वां क्वेश्चन है। यदि सेशन लगा है आपको अच्छा है, आपको लगे कि क्वेश्चन ये 25 हमारे जरा भी काम के हैं, तो वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा। दोस्तों, कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है? तो जो वो रिएक्टिविटी सीरीज होती है हमारे पास, उसमें दोस्तों आप सभी जानते हो ये होता है सबसे ऊपर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इस तरीके से जाते हैं नीचे को, ठीक है, घटते क्रम में।
जो सबसे ऊपर होती है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो सबसे नीचे दोस्तों यहाँ पर Ag है, Ag Au ये सबसे नीचे होते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। तो 25% कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों।